हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडाइनमिक्स के एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 के बारे में, और उसके सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कमेंट ऑन स्टेटमेंट नो वर्क इज इन्वॉल्व इन एन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ वैक्यूम। अब सब जानते हो प्यारे दोस्तों कि वैक्यूम बोले तो कुछ होता ही नहीं है यार, और जब कुछ होता ही नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो काय का वर्क, बराबर ना। वर्क का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त? वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जब एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं तो काय का वर्क, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पे आप जीरो रख दोगे, और जीरो रख दोगे तो आपका वर्क आ जाएगा जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बगल में ही हम लोगों ने अपने चैनल का जो लिंक है वो दे दिया है, टेलीग्राम लिंक, और फेसबुक की भी मेरी ज्वाइनिंग लिंक है, तो आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और बिलियन एजुकेशन का फैमिली मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? सब जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। मैटर एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है प्यारे दोस्तों, जी हाँ। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? देखिए, एंथैल्पी होता है हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को मेल्ट करने के लिए आपको कितनी हीट लगेगी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर? मान लीजिए एक मोल कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई भी सॉलिड NaCl है, तो NaCl को पूरा मेल्ट करने के लिए, एक मोल को मेल्ट करने के लिए जो हीट लगेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, उसी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which one mole of a solid is completely converted into its liquid state। आगे देखिए, what is standard state of a substance? देखिए, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी बात है। स्टैंडर्ड मतलब क्या? जो फिक्स होता है। सब्सटेंस कोई भी आप ले सकते हो। मान लीजिए मैंने ले लिया वाटर, तो वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट हम लिक्विड लेते हैं बच्चों। समझ में आया? सर स्टैंडर्ड स्टेट के पैरामीटर बता दीजिए। जी, आपको देखना है पर्टिकुलर सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, और प्रेशर होना चाहिए 1 बार। तो 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन के टेम्परेचर पे एक कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस किस स्टेट में होता है, वही उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मर्क्यूरी की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होती है, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्राफाइट होती है, डायमंड नहीं लेते हम लोग। समझ में आ रहा है? सल्फर का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो रोम्बिक सल्फर है। आया समझ में आपको? जी हाँ, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट वेदर डेल्टा एस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर द रिएक्शन 2H गैस से 2H गैस बनाया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एंट्रोपी का मतलब सबसे पहले होता है द मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस या फिर डिसऑर्डरलीनेस। तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन गया है। देखिए यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। डिफरेंस क्या है दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में डिफरेंस क्या है दोस्तों? यहाँ पे एटम है और यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल है। आया समझ में? ये 2 मोल है और ये 1 मोल है। तो 2 मोल से 1 मोल मतलब पार्टिकल नज़दीक आए, नज़दीक आए तो डिस्टर्बेंस क्या हुआ? कम हो गया। और अगर डिस्टर्बेंस कम हो गया मेरे साथियों, तो एंट्रोपी भी क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो मेजरमेंट क्या बताएगा? नेगेटिव। आया समझ में? जी, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, उसे स्टेट करना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एकदम सिंपल सा बात बोलता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो अपने आप होता है, उसमें टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। टोटल एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी सिस्टम की और सराउंडिंग की बढ़नी चाहिए। जैसे ऊपर टाकी में पानी रखा हुआ है, वो पानी नीचे आ गया, तो नीचे आने के बाद फैलेगा ना, तो टोटल क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ गया। समझ में आया? जी हाँ। तो यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का स्टेटमेंट है। आगे देखिए, इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच। अगर एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का डेल्टा एच है, हाउ विल यू कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग? अगर सिस्टम का
एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है, तो आप एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का कैसे ढूंढोगे? तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइड बाय द टेम्परेचर। तो यहाँ पे सर आपने रिवर्सिबल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सराउंडिंग का है ना, तो सराउंडिंग का हीट वही होगा जो सिस्टम से गया। मान लो सिस्टम से हीट गया 30 किलो जूल का, तो सराउंडिंग के लिए तो पॉजिटिव है ना मेरे भाई, क्योंकि सराउंडिंग को मिला। और मान लो सिस्टम का जो हीट है वो +30 किलो जूल है, तो सराउंडिंग के लिए वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो हीट कहाँ से आई? सराउंडिंग से आई। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन फॉर विच डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। आप देख रहे हो लेफ्ट में मैंने लिखा है डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव है। इसका मतलब क्या? ये स्टैंडर्ड स्टेट है। किसकी? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ नॉन स्पॉन्टेनिटी। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस नेगेटिव होता है, उसका डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आता है। वैल्यू देखिए यहाँ पे रख के बताया गया है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी जीरो से ज़्यादा, और जिस भी रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो से ज़्यादा होता है मेरे दोस्त, वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। आगे देखिए, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये है आपके सामने रिलेशन, सिंपल सी चीज़ है। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर दिया है, तो क्यू क्या है? हीट है। हीट की यूनिट क्या होती है मेरे दोस्त? जूल, किलो जूल। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो ये है आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला। आगे देखिए, हाउ विल यू कैलकुलेट रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम डेटा ऑन बॉन्ड एंथैल्पी? तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज हम लोग कैसे ढूंढेंगे? एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल है ये, समझा? बहुत ही सिंपल है रे बाबा, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ने का। और याद रखो, खुद का नोट्स बनाने का। खुद का नोट्स बनाएगा ना, लिखेगा ना, तो दिमाग में ज़्यादा टाइम रहेगा। ऐसा बार बार वीडियो देखेगा कोई नहीं रहता है, थोड़े टाइम के बाद भूल जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तुम लोग को बताता है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब क्या? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को पूरा जला डाला इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो किसको जलाना है? एक मोल को। किसको? सब्सटेंस को। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को जलाना है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाना है, और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे जलाना है। सर स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर। 25 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर। आगे देखिए, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? सिंपल सी बात है प्यारे दोस्तों, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग अ रिएक्शन। मतलब एक ऐसे रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज जिसमें एक मोल गैसियस सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लोरीन का एक मोल था। ओके, क्लोरीन यहाँ पे क्या था? एक मोल। उसको हम लोगों ने 2 मोल क्लोरीन एटम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही मीथेन है। मीथेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा होता है। आप उसके सारे बॉन्ड को तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, तो एक कार्बन बच जाएगा और 4 हाइड्रोजन बच जाएंगे। आया ना? तो ये क्या हो गया? सारे एटम बन गए। तो एटम बनाने के प्रोसेस को ही एटमाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन का दो दो तीन तीन फॉर्मूला है। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। दूसरा क्या है? W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी। और क्या है? W इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। एन जी आर टी डेल्टा एन क्या होता है यहाँ पे? डेल्टा एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं जनरली लोग, लेकिन एक्चुअल में होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गेशियस प्रोडक्ट, गेशियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गेशियस रिएक्टेंट। मतलब इसमें सिर्फ आपको क्या करना है? गैस के नंबर ऑफ मोल्स को ही कंसीडर करना है, वो भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। आ समझ में? तो प्रोडक्ट में कितने गैस है, उनका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? अगर 2 गैस है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 3 है, तो ऐड कर दिए 3 3 6। और उसमें से रिएक्टेंट के जो जो गैसियस रिएक्टेंट है उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एन जी। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, जो कि गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए।
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पी डेल्टा वी वर्क। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे भी करके इसको पढ़ लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने नॉर्मल अपनी वीडियोस में भी बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी हाँ, चलिए आगे देखिए। व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाई डज डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। सर अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती मतलब आप मैटर को बढ़ाते जाओ वो चेंज नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका ही। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, आया ना। मान लीजिए आपने एक बूंद पानी ले लिया, क्या ले लिया? एक बूंद, ये एक ड्रॉपलेट है वाटर का मान लीजिए, तो इसका मास बहुत कम होगा, वॉल्यूम भी बहुत कम होगा। मान लीजिए इसका मास 1 ग्राम है, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मान लीजिए आपने ले लिया प्यारे दोस्तों एक ड्रम पानी, ये क्या है? एक ड्रम, और ये पूरे ड्रम में पानी ही पानी है। तो क्या अभी वही पानी की डेंसिटी सेम होगी? जी हाँ बिल्कुल। मान लीजिए इसका जो मास हो गया वो 10,000 ग्राम हो गया, तो वॉल्यूम भी तो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, आया ना। सर लेकिन क्या पानी का मास कम था, वॉल्यूम भी कम था, अब पानी ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम भी तो कम, वॉल्यूम भी तो ज़्यादा हो गया। समझ में आया? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ मैटर पे। आप छोटा अमाउंट लो या फिर ज़्यादा अमाउंट लो, वो हमेशा फिक्स होगा, वो हमेशा क्या होगा? फिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद NO2। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हमें 12 ग्राम के लिए पूछा है और दिया कितने के लिए? 4 मोल CO। अब जरा देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का 12, एटॉमिक वेट कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, टोटल 28 हो गया। मतलब 28 ग्राम 1200 किलो जूल की हीट दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी 4 इंटू 28, 4 इंटू 28 कितना हो जाएगा? नो डाउट 112। तो 112 ग्राम कितनी हीट दे रहा है? 112 ग्राम कितनी हीट दे रहा है? जी हाँ 1200 ग्राम। तो 12 ग्राम कितना देगा? 112 ग्राम 1200 किलो जूल की हीट दे रहा है, तो 12 ग्राम कितना देगा? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा और एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। यूनिटरी मेथड है, मैंने यहाँ पे नीचे आपको दिखाया है, ये देखिए। तो आपका आंसर आ जाता है 128.57 किलो जूल, जिसको आप 128.6 भी लिख सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और ये थी अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 और 3। तो प्यारे दोस्तों हम आएंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4 के साथ। तो इसका आप नोट्स बना लीजिए, आपको ये चाहिए PDF तो हमारे टेलीग्राम पे जाके आप उसे ले सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए खुश रहे, मस्त रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।